स्वागत है आप सभी का जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। अक्सर हम सुनते हैं कानून अंधा होता है, आपने भी सुना होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम कानून अंधा है पर हमें तो सब दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी तरह की ही बातें करता है कानून, जो कहता है हमारे लिए सब बराबर है, हम सभी को एक जैसा देखते हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि कानून को अंधा क्यों कहा गया है, और जो न्याय की जो मूर्ति है, जो न्याय की देवी है, उनकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है, और पट्टी को हटाने की भी बात चल रही है या हट गई है, ये सारी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करेंगे। वैसे कानून जो है सबके लिए बराबर होते हैं, ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। तो अब आपको लगेगा कि मैम आज आप इतना कानून कानून क्यों कर रही हैं। बात ही कुछ ऐसी है कि कानून जो है अब समझने की जरूरत आ गई है, और टॉपिक जो है, जो हमारा पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, सेमेस्टर 3 में हम BBMKU में पढ़ते हैं, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडी की अगर डिग्री ले रहे हैं तब। लेकिन ये सिर्फ मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज या MBA वाले नहीं पढ़ते हैं। अगर आप कॉमर्स के हैं तो BCom में सामना हुआ होगा, BBA में सामना हुआ होगा, इसके अलावा CA फाउंडेशन का भी पार्ट है, और कई लोग जो LLB के स्टूडेंट हैं उनके भी सिलेबस का पार्ट होता है। चलिए अब देर नहीं करते और फटाफट शुरू करते हैं बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। शुरुआत तो हम करेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि पेपर नंबर 309 जो है, ये पेपर स्पेशलाइजेशन का है। आप सभी को मालूम है स्पेशलाइजेशन, 4 तरीके के स्पेशलाइजेशन की बात हमने की है। अगर आप इसे नहीं समझ पाए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे। अब हम आ गए 310 जो कि है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। वैसे बच्चे जो BBMKU से बाहर के हैं, चाहे आप BCom कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, सबके लिए फायदेमंद है। इतना ही नहीं, जब आप नेट के एग्जाम को देते हैं तो ये कॉमर्स का भी पार्ट है और कुछ पोर्शन मैनेजमेंट का भी है, तो इस पर ज्यादा ही हमें फोकस करने की जरूरत है। तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ऐसे ये मेरा तो पसंदीदा है, लेकिन मेजॉरिटी को मैंने सुना है कि बहुत टफ होता है, और खास करके ये पेपर सच में उन बच्चों के लिए टफ है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट नहीं रहा है। पढ़ने का तो हम इसे रटकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल चीजों में अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, ज्ञान जो है मजेदार हो जाती है। तो आज पूरा का पूरा फोकस हमारा होगा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। अब जैसे ही हम इस पेपर की ओर बढ़ेंगे, आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि मैम हम पढ़े कैसे, आखिर इसका नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम तो आ ही रहा है। तो बच्चों और जितने भी व्यूअर्स इसे देखेंगे, सेन एंड मित्रा एक ऑथर रहे हैं, इनकी बुक मिलती है कमर्शियल लॉ की, सेन एंड मित्रा। वैसे पूरा नाम अरुण कुमार सेन है और जितेंद्र मित्रा है, जितना कि मुझे याद है। वैसे सिलेबस को एक बार देख लेती हूँ, ये बुक सिलेबस में मेंशन नहीं है जी। अरुण कुमार सेन, जितेंद्र कुमार मित्रा। जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी तब इस वक्त इस बुक को ली थी और पढ़ाई की थी। अच्छी किताब है, आप इसे ले सकते हैं, सेन एंड मित्रा, और बुक का नाम है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ साइड में हूं, लिख रही हूं, आप सभी इसे नोट डाउन करेंगे। और अगर हो सकता है, वैसे आपकी अगर इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है, पैसे रुपए का कोई अभाव नहीं है, तो किताब से अच्छा कोई भी साथी नहीं होता है। हम एक बुक को खरीद सकते हैं। अभी फिलहाल मार्केट का क्या रेंज है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सेन एंड मित्रा की बुक जो है वो अच्छी बुक है, हम इसे ले सकते हैं। लेकिन सलाह ये रहेगी कि आप किसी तरीके के पासपोर्ट को यूज नहीं करें, खास करके एकदम जब हम
11 12 से स्टार्ट कर देते हैं पासपोर्ट पढ़ना, हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं बन पाता है। सेन एंड मित्रा कमर्शियल लॉ। हो सकता है वीडियोस के दौरान आप लिख नहीं पाते हो, तो घर में आराम से वीडियोस को चलाकर धीरे धीरे करके लिख लेंगे और कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। और अगर कॉपी पेन नहीं है तो खरीद ले, नहीं तो अगले क्लास से डांट लगेगी या फिर गार्जियन को भी कंप्लेन कर सकती हूँ। और वर्चुअल मोड पे पिटाई भी हो सकती है, तो इस बात का हमको ख्याल रखना है कि कॉपी पेन की व्यवस्था हो जाए। चलिए, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। अब आप समझ रहे हैं कि लॉ तो पढ़ेंगे भाई, कानून की जानकारी तो लेंगे ही, लेकिन बिजनेस लॉ की बात हो रही है। और अगर बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं और हमारा पेपर थर्ड सेम में ये है, हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एमबीए की डिग्री ले रहे हो, तो ये पेपर जो है आपका सेमेस्टर 1 में हो जाए या फिर ये थर्ड फोर्थ में हो जाए, कहीं भी हो सकता है। पढ़ने से मैटर करता है, समझने से मैटर होता है। तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स पेपर नंबर 310 है। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो बच्चे बीकॉम में पढ़ते हैं उनके लिए जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनके पेपर का नाम रहता है बिजनेस रेगुलेटरी, REGULATORY। और सभी बच्चों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हम किसी चीज को लिख रहे हैं, स्पेलिंग नहीं आती है, तो वापस से चेक करके गूगल के थ्रू या बुक के थ्रू या किसी डिक्शनरी के थ्रू हम उससे रेक्टिफाई करें, सुधार करके लिखें, वरना ये जो है लाइफ टाइम की गलती हो जाती है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस रेगुलेटरी FRAMEWORK, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इतना बड़ा बात, यही बिजनेस लॉ एंड एथिक्स है, ये भी चीज इसमें भी मैटर सेम है। तो जी हाँ, बीकॉम में जो बच्चे पढ़ते हैं इसे कहते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और शॉर्ट में आजकल तो जमाना है तो बोल देते हैं BRFW की क्लास कर रहे हैं, BRFW की क्लास कर रहे हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसलिए ले लेंगे स्क्रीनशॉट कि आराम से लिख पाए और ये सारी बातें कॉपी में होनी चाहिए, अगर हम सिंसियर कैंडिडेट है, स्टूडेंट है तो। और आप सभी को ये बात हैरान करेगी कि बिजनेस लॉ एंड एथिक्स है, दूसरा नाम इसी का BRFW है, और भी चीजें हैं, और भी इसके नाम हैं। जैसे होता है ना, एक बाहर वाला नाम आपका एक निकनेम होता है, एक ऑफिशियल नेम, दूसरा निकनेम। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका और क्या नाम हो सकता है। तो बच्चों, इसी को हम कहते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। और आप हैरान हो जाएंगे कि जिस नाम को मैं लिख रही हूं, आपको इस नाम से अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी जगह पर ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, सभी नाम से आपको बुक मिल जाएंगे और सभी में कंटेंट आपको मिलेगा बिल्कुल बिजनेस लॉ वाला ही, क्योंकि बस नाम बदला है, काम वही है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है। चलिए, और इसी को हम कहते हैं कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ। अब इसके और भी कुछ नाम हो सकते हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कंटेंट तो सेम आपको मिलेगा बुक के अंदर। हो सकता है हर बुक को जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं सर्च करते हैं तो 1-2 चैप्टर मिसिंग हो सकते हैं या 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन सिलेबस वही है। आप जब चेक करेंगे बुक को, अगर खरीदना चाहते हैं तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस वो भी आपको मिल जाएगा। कमर्शियल लॉ का मैंने बताया ही, सेन एंड मित्रा। BRFW की भी बुक मिल जाती है। और इवन बच्चे जो हैं
जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो 180, 190, 120 में वर्मा डाइजेस्ट और भी समथिंग, विद्या गेस और समथिंग से पढ़ते हैं। लोकल यूनिवर्सिटी के बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी के, और शायद इसलिए भी यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाती हैं, कॉलेजेस बदनाम हो जाते हैं कि टीचर्स भी वैसा ही सजेस्ट करते हैं। तो ये बहुत दुख वाली बात है। अब आपको अगर कुछ भी लेना हो तो आप किसी भी पासपोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, सीधा का सीधा बुक लेंगे, और बुक नहीं लेंगे तो फिर जो सोर्सेस बता रही हूँ कंटिन्यू उसे पढ़ेंगे। हमने क्लियर कर लिया, हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 310 जो कि है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। चलिए अब आते हैं यूनिट 1 पेपर 310 जिसका यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 जो है बच्चों, इसी में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आपको लग रहा होगा कि बोर्ड छोटा क्यों है मैम, तो पैसे तो नहीं है। तो पैसे आएंगे जब आप जो है फटाफट से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पेपर पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बिजनेस लॉ का पार्ट है। तो बिजनेस लॉ का अगर पार्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट शब्द पर गया है, कॉन्ट्रैक्ट पर गया है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में कहते हैं अनुबंध। अनुबंध, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं लोकल यूनिवर्सिटी में कॉमर्स और मैनेजमेंट जैसे भी सब्जेक्ट को हिंदी में लिखते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इंग्लिश मीडियम से आंसर करते हैं, हमें अगर कॉन्ट्रैक्ट मालूम है, तो ये कोई खराबी नहीं है या कोई ये आउट ऑफ फैशन वाली बात नहीं है, ये कोई गंवार या देहाती वाली बात नहीं है कि हमें हिंदी मालूम हो, प्रॉपर हिंदी मालूम हो। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में अनुबंध कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है इकरारनामा। इकरारनामा, इकरारनामा। लेकिन आपको कहीं भी अगर नजर आता है तो अनुबंध लिखा आता है, तो आप अनुबंध से भी जान सकते हैं। लेकिन कोई अगर कह दे कि ये इकरारनामा है, तो इकरारनामा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो मजा आ रहा होगा पढ़ाई करके। कॉन्ट्रैक्ट को हम ये कहते हैं। लेकिन जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो अब हमें एक ऐसी दुनिया में जानी है या ऐसी दुनिया में जाना है जिस दुनिया में सब कुछ आसान नहीं है। जी हाँ डियर ऑल, इस दुनिया में आसान इकरारनामा होगा, नाम हो गया था और नाम आपको करना ही है, तो इकरारनामा। हैंडराइटिंग जो है खूबसूरत है, हो सकता है समझ ना आए, तो इसीलिए कंटिन्यू बोल रही हूँ। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं बच्चों, वो दुनिया आसान नहीं है, बहुत दुख है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब आप पढ़ेंगे तो सारा दुख जो है वो खत्म हो जाने वाला है और आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है जिसमें कहा गया है, जिसमें जिक्र है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का, कॉन्ट्रैक्ट शब्द का, जिसका अर्थ हिंदी में होता है अनुबंध या इकरारनामा। चलिए इसे रब करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रब करने से पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अनुबंध या इकरारनामा। चाहे वीडियो कितना भी लॉन्ग हो जाए, घर में अगर हम इसे इतनी ही बारीकी से पढ़ेंगे तो कसम से मजा आ जाएगा। जब आप औरों को भी इसकी कहानियां सुनाएंगे, और खास करके लॉ स्टूडेंट, लॉ को बहुत कुछ लोग बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं और कुछ को लगता है कि इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, और मुझे भी लगता है कि इससे अच्छी दुनिया कोई नहीं है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल
हमसे अलग होती है, और हमसे अलग जो चीज है वो तो खास है ना, तो खास चीजों पर ध्यान देंगे। तो चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। अब देखिए बच्चों, अब आपको इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करना है। इन्वर्टेड कॉमा से आपको शुरू करना है, ये स्टार्ट वाला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं, और कॉपी में इसी तरीके से आपको एक इन्वर्टेड कॉमा कर देना है। चौक से लिख रही हूं तो हो सकता है क्लैरिटी ठीक से ना हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे। आप लिखिए until UNTIL, until the contract is signed, SIGNED, until the contract is signed, nothing is real. Nothing is real. तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता है, कुछ भी यकीन करने योग्य नहीं है, कुछ भी असलियत नहीं है। ये एक बहुत फेमस कोट्स है, कोटेशन है। ये एक कोट है जिसको हम कॉपी में लिख सकते हैं चाहे तो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मास्टर लेवल में जब हमको फ्यूचर में मास्टर बनना है या फिर किसी कंपनी में भी जानी है, तो ऐसे एम्प्लॉय तो बनना है ना, या ऐसे एम्प्लॉयर में शामिल तो होना है। जब लोग, उनके साथी भी, उनके कलीग भी उनसे बात करें तो सोचे कि क्या स्टैंडर्ड है। तो हमारे अंदर, हमारे डिक्शनरी में हमारे पास ऐसे कुछ स्टैंडर्ड चीजें होनी चाहिए, और यही है कोट, until the contract is signed nothing is real। मेरे बच्चों, हो सकता है आप इस वीडियो को बीकॉम या बीबीए करते वक्त देख रहे हो, या एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो कॉपी के स्टेटस को एक लेवल अप करने का ये तरीका है, जब हम कॉपी में ये डालते हैं जो कि नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बताते हैं। और गलती शायद उनकी भी है कि अगर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो हम अच्छा पढ़ा भी नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, ऐसे कई लोग होते हैं जो एकदम पढ़ने में खराब होते हैं, वो जबरदस्ती पास करते हैं लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं। वो एक दो है, लेकिन मेजॉरिटी की संख्या बस इसी की है। हमें खुद मेहनत से पढ़ना है, अच्छी जगह से पढ़ना है, और अगर अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें हम इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। कॉपी में मिसिंग होती है, और मास्टर लेवल में हम आ गए हैं। और इतना ही नहीं, ये तो मास्टर लेवल वालों की क्लास हो रही है खास करके, इसलिए बातें हो रही है। लेकिन जो बच्चे बीकॉम, बीबीए या फिर अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे, बच्चों अभी से शुरू कर देंगे इस खेल को। अगर ऐसा स्टार्ट कर देते हैं तो फिर लिख कर ले लीजिएगा, बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है। Until the contract is signed, nothing is real। चलिए, अब इसे हटाने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरे जाने का वक्त नहीं आ गया है, बस बोर्ड को साफ कर रही हूँ। चलिए, अब ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जब इस क्लास को हम कर रहे होंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि एक स्टोरी साथ में चलेगी, और मेरे साथ तो खास करके। और उसके बाद जब आप उससे जुड़ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि बस ये चलता रहे, तभी मजा आने वाला है। और वीडियोज के माध्यम से अगर मैं किसी कम्युनिटी का जिक्र करूंगी, कुछ लोगों का जिक्र करूंगी, तो वो बस प्यार से समझाने के लिए है, और इरादा कुछ और तो नहीं है। इंटेंशन जो है क्लियर है, और आज की क्लास में इंटेंशन मैटर करेगा सच में। और फिर आप बोलिएगा कि सही बोल रही थी मैम। तो ड्राइंग में मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं अच्छी ड्राइंग के लिए। और कहानी शुरू होती है बिहारी बंगाली की। बिहारी और बंगाली की कहानी शुरू होती है, और फिर जो होता है, फिर मजा आता है। तो एक बिहारी रहता है, अब जहां बिहारी है वहां बंगाली लोग जो हैं
बंगाली जो है, बांग्ला मानुस, उन लोग तो आ ही जाएंगे। और ये है वो बंगाली। ये दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं पर सेम है नहीं। एक माछ भात खाता है, ये माछ भात खाता है, और ये लिट्टी चोखा, क्योंकि ये बिहारी है, शुरू से खा तो रहा है लिट्टी चोखा। लेकिन ये जो है वो है बंगाली। और ये जो बंगाली है, जो बांग्ला मानुस है, ये खाता है माछ भात। साथ साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के भी बर्तन में हाथ डाल लेते हैं और साथ में खाते पीते हैं। ये दोनों रोड पे एक दिन साथ साथ चल रहे थे। और अब जो हम चल रहे हैं वो टॉपिक के अंदर एंट्री हो रही है, तो ध्यान देंगे। बिहारी बंगाली साथ साथ चल रहे हैं, और ऐसा कैसे नहीं हो जाएगा कि बिहारी शांत रहे। बिहारी तो शांत रहते नहीं है। वो फटाफट ये जो बिहारी है, इसका नाम, चलिए नाम भी बता देती हूँ। ये जो बिहारी है उसका नाम है आत्मा सिंह। आत्मा सिंह। और ये जो बंगाली है इसका नाम है परमात्मा। ये है परमात्मा। अब क्या होगा? एक दिन बिहारी बंगाली साथ साथ रोड पे जा रहे थे। आत्मा सिंह जो है थोड़ा बदमाश है। ये क्या करता है, बोलता है दोस्त परमात्मा। तो परमात्मा कहता हाँ बोलो। अरे यार, लगता है कि फटाफट आप भी इसे नोट डाउन कर लेंगे। इस रफली डायग्राम में हो सकता है आप आर्टिस्ट मुझसे भी अच्छे हो, खैर मैं तो बेस्ट आर्टिस्ट हूँ। आप ऐसा ऐसा सेम डायग्राम बना लेंगे, और अगर इस डायग्राम को बना लेते हैं तो फायदा ये हो जाएगा कि जब जब आप कॉपी को खोलेंगे, कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने होगा और अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। अब ये जो बिहारी बंगाली है साथ साथ चल रहे हैं। तो आत्मा सिंह कहता है भाई हम तो बिहारी हैं, हमको तो सब एक के जैसा लगता है। अब इसको सब चीज एक के जैसा लगता है। जो बिहारी है आत्मा सिंह, ये बोलता क्या है पता है? ये बोलता है बिहारी आदमी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वही तो एग्रीमेंट है। अब ये दोनों दोस्त जा रहे हैं, बातें करते करते दो चार लोग और सुन लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो दोनों एक ही चीज है। अब ये हो जाता है कि आसपास के लोग भी कहने लगते हैं हाँ हाँ हाँ, सब आत्मा सिंह की बातों में आ जाते हैं। पर आप आत्मा सिंह की बातों में मत आइएगा। जो लोग इसकी बातों में आ गए ना, मान के चलिए कि वो सभी बर्बाद हो गए। अब बिहारी बंगाली है, साथ रहते हैं, दोस्ती यारी है, प्यार मोहब्बत है। अब परमात्मा कहता है हाँ दोस्त ठीक है। अब ये कहते हैं परमात्मा जी कि तुम बोल रहे हो और हमको भी ये तो सुन के एक ही जैसा लगता है, सब एक ही है। तो जब सब एक ही है, कुछ लोग ये सुन लेते, वो भी चिल्लाने लगते हैं सब एक है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सेम है। डियर स्टूडेंट, डियर ऑल, हम सब जितने लोग हैं सब यही मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक चीज होती है। लेकिन ये दोनों एक जैसे लगने वाले ये जो दोनों लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, जैसे आत्मा और परमात्मा, नाम तो सेम एकदम मिलता जुलता लग रहा है, पर एक है क्या? नहीं। एक बिहारी जिसके पास बहुत सारा खेत, एक बंगाली जिसके पास बहुत सारा माछ भात। अब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट लग तो रहा सेम है, पर लगने से क्या होगा? ये दोनों सेम नहीं है। और यहीं पर हम जितने बिहारी, झारखंडी और ये जितने बंगाली हैं मार खा जाते हैं। हमें लगता है कि जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट है वही एग्रीमेंट है, जहां एग्रीमेंट है उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। आत्मा सिंह की गलतियां हम सभी करते हैं, जिसको लगता है सब एक के हैं, पर सब एक तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट भले सेम साउंड करे, लेकिन दोनों जो है सेम लगने वाले जो दो जीव हैं, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। दोनों के मायने अलग हैं। क्लैरिटी मिलेगी बिजनेस लॉ में। तो चलिए जरा सा सांस लेने का हक तो है ही। और हम जिस सेमेस्टर में आ गए हैं, या जो भी स्टूडेंट, जितने व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं,
हो सकता है ये वीडियो आपके पास 1 महीने बाद पहुंचे, 4 महीने बाद पहुंचे, 50 साल बाद पहुंचे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब भी आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि पढ़ाने वाले ने इसको ऐसा पढ़ाया है कि कुछ बदला ही नहीं है, और बदलना भी नहीं चाहिए। वैसे लॉ में चीजें बदलती हैं, परिवर्तन आता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो भी उसी तरीके का हाल है। इसमें भी बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं सब हम सुनेंगे, लेकिन पहले समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट, ये बात आत्मा सिंह बोल रहे हैं, परमात्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सच नहीं है। हम आप तो जानते हैं, हम आप आत्मा और परमात्मा की गलतियों को तो दोहरा नहीं सकते। बच्चों, बिजनेस लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट देखने में तो सिनोनिम्स लग रहे हैं, पर एक नहीं है। अब हमें इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में यही साबित करना है कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनता कैसे है। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम बनाना पड़ेगा, तो जी हाँ, बनाना पड़ेगा और बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। बच्चों, जब हम लॉ को पढ़ते हैं, लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक सवाल मन में आता है, और खास करके चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872। अब मुझे आप ये बात बताइएगा, अब आप मुझे ये बात बताइएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सिविल लॉ का पार्ट है या फिर ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। और घर में जाकर ये पढ़ना भी है आपको, शांत होकर, कमरे में बैठकर, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, आप जाग रहे होंगे, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या है। अब ये भी तो सेम लग रहे होंगे, आत्मा सिंह और परमात्मा वाली बातें, लेकिन ये दोनों भी सेम नहीं है। तो बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर कोई आपसे पूछता है कि किस लॉ का पार्ट है, तो ये सिविल लॉ का पार्ट है, जिसमें हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल नेचर, बिजनेस नेचर की चीजों को पढ़ते हैं, जो कि सिविल लॉ का पार्ट होता है, कमर्शियल लॉ का पार्ट है, क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना दिए, सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ, और यहाँ सिविल लॉ में टिक लगा देते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट है सिविल लॉ का। अब हम अगर डिटेल में इस दोनों के डिफरेंस को समझेंगे तो क्लास और भी बड़ा हो जाएगा और हम मुद्दे से भटक जाएंगे। ये आपका टास्क रहा कि घर में एक जगह नोट डाउन कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अब मैं बोर्ड को फिर मिटा देती हूँ, लेकिन आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बिठा ले, उसे मिटाना नहीं है। अब कहानी जो चल रही है आत्मा और परमात्मा की, तो अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और कॉपी में लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक स्टार बना सकते हैं, और जिन बातों को मैं रफली लिखते जा रही हूँ आप नोट डाउन करके रख लेंगे, ताकि फ्यूचर में जब आप आंसर को लिखेंगे एग्जाम में, तो पढ़ने वाले टीचर को भी लगे, वो घर आपके 5 किलो मिठाई लेकर पहुंच जाए कि क्या कॉपी लिखी है। तो अच्छे आंसर के लिए जो है हमें थोड़ा तो मेहनत करना होगा। 1872 में जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, हमारी आजादी से बहुत पहले की बात है। अब आजादी से पहले अगर कोई लॉ आता है, कोई एक्ट आता है, कोई लेजिस्लेशन पास होता है, तो इसका ये अर्थ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश लॉ, इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश लॉ। और इन बातों की जानकारी मुझे कैसे हो गई, अब आप ये कहने वाले हैं।
इसलिए हो गई कि बच्चों जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं, इसमें कई ऐसे केस लॉज हैं जिसमें ब्रिटिशर्स का जिक्र है और उसमें आपको किसी भी इंडियन नेम का जिक्र नहीं मिलेगा। और इस कारण जो है ये सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं। और वैसे भी बात आजादी से बहुत पहले की है, ये ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड है। हम कॉपी में से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, इसमें टोटल जो है बच्चों 266 सेक्शंस थे। 266 सेक्शंस थे। लेकिन हुआ क्या, इसकी एक कहानी है। 266 सेक्शन, आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात होगी, कितने पेजेस में होंगे जिसमें 266 सेक्शन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 266 सेक्शन है और सभी सेक्शन जो हैं वो किसी किसी चीज में डील करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बाइफर्केशन है, बंटवारे हैं। आज हम उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन ये दो जरूरी पॉइंट मुझे लगा मैं मिस कर जाऊंगी, तो इसलिए सबसे पहले बता रही हूँ, इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश लॉ। दूसरी बात हो गई कि इसमें टोटल जो है पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ रहे हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें हम न लिखें, तो ये दोनों भी जरूरी था। साइड में आ रही हूँ और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिए। अगर आपको हैंडराइटिंग को समझने में प्रॉब्लम होगी, आप बातों को सुनकर भी लिख सकते हैं। बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ रहे हैं और जब इसमें कुछ स्पेशल बातों को लिख रहे हैं, तो लिखने का एक तौर तरीका होता है, कायदा होता है। और अगर हम कायदे में रहेंगे तो फिर फायदे में रहेंगे। और फायदे में कैसे रहेंगे, तो हम इस तरीके से कॉपी में लिख सकते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर। मतलब पॉइंट्स टू पॉन्डर का मतलब होता है ध्यान देने योग्य बातें, PONDER। या फिर इसी को लोग बोलते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको हमको ध्यान देना है। और ये ध्यान आप तो दे रहे हैं, जब टीचर आपकी कॉपी को देखेंगे उनका भी ध्यान चला जाना चाहिए कि बच्चे ने मेहनत की है। मेहनत का तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम इसे लिखें, इसे लिखें। इसके लिए और भी फ्रेजेस है, लेकिन सब एक दिन में नहीं बताऊंगी, वरना सब चीज आपके सिर से पार हो जाएगा। जब हम ये लिख दिए तो हम पहले दो बातों का जिक्र जरूर करेंगे कि इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश लॉ। तो उसमें जितने भी केस लॉ होंगे उसमें ब्रिटिशर्स का सब जिक्र है, उनके ही केस लॉ है उसके अंदर। दूसरी बात, इस पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 266 सेक्शन है जो सम्मिलित है, शामिल है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है जिसे हमको ध्यान देना है, वो मैं आपको बताई कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पार्ट है वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है, वो सिविल लॉ का पार्ट है। हम लिख सकते हैं, बातें बढ़ तो रही है लेकिन इसमें फैक्ट है। और लॉ की कॉपी को हम जबरदस्ती जबरन नहीं भर सकते हैं। अगर हम इसे जबरन भरते हैं तो हमारे मार्क्स भी उस अकॉर्डिंग आएंगे। अगर हम लॉ की कॉपी में, बिजनेस लॉ की कॉपी में या किसी भी लॉ की कॉपी में आप अगर कुछ लिख रहे हैं, खास करके सेक्शंस को लिख रहे हैं, तो वो जिस तरीके से लिखी गई है हमें उसी तरीके से उसको डालना है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में होगा, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में अजीबोगरीब सवाल होते हैं कि मैम अगर सेक्शन सारे लिखेंगे रट रट कर तो बहुत मार्क्स मिलेगा क्या? तो बहुत मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात है, कुछ सेक्शन इतने कंपलसरी होते हैं, इतने जरूरी होते हैं कि हमको उसको लिखना ही पड़ेगा। और वो इतने आसान होते हैं कि आप उसे लिख सकते हैं। बच्चों, पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
अब हमें कुछ बातों को ध्यान देना है, और जो चीज ध्यान देना है हेडिंग आप डाल देंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर, और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फटाफट कॉपी में नीचे से नीचे लिखते जाना है। और अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं तो एक डब्बा बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाकर हम अपनी बातों को लिखेंगे। मैं चौक से लिख रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा हाथों पे भी किस तरीके से लग रहा है पाउडर, लेकिन आप पेन से लिख रहे हैं तो आपका बॉक्स भी सही बनना चाहिए। बच्चों, बात यहाँ पर ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज लॉ का होना चाहिए। और कितने सेक्शन है टोटल? तो टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन है, लेकिन ये जो 266 सेक्शन है धीरे धीरे करके इसके जितने भी चैप्टर्स थे वो अलग अलग करके एक उनका सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया गया, और ये सारी बातें सबको मालूम भी नहीं है। तो टोटल 266 सेक्शंस हैं। अब डब्बे में आप लिख दिए कि टोटल 266 सेक्शन है, और एक काम करते हैं, तो काम ये करना है, लेकिन मैं पहले चौक को ले लेती हूँ। चौक जो है बच्चों टोटल 266 सेक्शन है, और इस 266 सेक्शन का बाइफर्केशन बंटवारा कैसे है, तो हम लिखेंगे सेक्शन 1 से 75, इसके अंदर जनरल प्रोविजन शामिल हैं। अब मैं इसलिए इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूं ताकि, और एक काम करूंगी मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो फायदा ये रहेगा कि आप इसे फिर से एक बार देख लेंगे कि कहीं लिखते समय गलती तो नहीं हुई है। सेक्शन 1 से 75 जो है इसमें जनरल प्रोविजन शामिल है, और बच्चों ये 266 ही है। अब 266 में किस तरीके से बंटवारा है हम वो लिख रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 1 से 75 जनरल प्रोविजन है। अब मैं तो इसको हटा दूंगी, लेकिन आपको इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और एग्जामिनेशन में ये जो पूरे के पूरे 266 सेक्शन की बातें हैं वो इस बॉक्स में आप डाल सकते हैं। बॉक्स बना ले, आप चाहे तो क्लाउड की तरह बादल बना ले, आप हो सके ट्रायंगल रेक्टेंगल जैसा बनाना बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन हाँ ये बातें ऐसी लिखी होनी चाहिए कि टीचर का ध्यान चला जाए और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। नो डाउट कि गूगल जो है उसमें जानकारी तो सारी है, लेकिन हम उस सारी जानकारी को अपने अंदर नहीं ले आ रहे हैं। गूगल के पास तो सब है, पर हमारे माइंड जो है, हमारा जो माइंड है उसमें क्या है अंत में वही मैटर करेगा, क्योंकि एग्जाम में हम गूगल का सहारा लेंगे नहीं। कुछ लोग तो ले लेते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है बड़ी बड़ी चोरी करना, क्राइम करना, पाप लेना। ये जो 266 सेक्शन है आप समझ गए, सेक्शन 1 से 75 जो है जनरल प्रोविजन। अब हमको कहाँ चलना है, 76 से लेकर के 123, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, GOODS, गुड्स एक्ट। लेकिन बच्चों अब कहानी धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आपको समझ आएगा कि ये जो 266 सेक्शन है अब सब साथ नहीं रहे हैं। अब सब जो है अलग अलग राहें बना लिए हैं, सब जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन एक दौर था जब टोटल 266 सेक्शन एक साथ थे, तब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 1 से 75 तक जनरल प्रोविजन, सेक्शन 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब हमने इसे लिख लिया है बच्चों। अब हम आगे जाएंगे, अब आ जाएंगे हम 124 से 147।
सेक्शन 124 से 147, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी, INDEMNITY, इंडेमनिटी एंड गारंटी, GURANTEE, गारंटी। तो सेक्शन 1 से 75 जनरल प्रोविजन, 76 से सेक्शन 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद सेक्शन 124 से 147 इंडेमनिटी एंड गारंटी। और अगर लिख रहे हैं तो एक स्टार बना लीजिएगा पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम जो है 147 तक चले गए। अब आपको लग रहा होगा मैम हाथ दुख रहा है बहुत ज्यादा, अब नहीं हो रहा है लिखना। तो बच्चों ये जो 147 है, रुकेंगे हम लोग 266 तक, और अगर आप कहते हैं इजाजत देते हैं तो फिर खत्म कर देंगे। अब जो है 147 के बाद हम चलेंगे, फिर से इसे हटाऊंगी 1 से 75, 76 से 123 और 124 से लेकर के 147 इंडेमनिटी एंड गारंटी। एक बात तो है बच्चों कि अगर हम मेहनत करते हैं तो फल तो जरूर मिलता है। और ये बस डायलॉग नहीं है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है 148 से 181, 148 से 181। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बिलमेंट एंड प्लेज, BAILMENT, बिलमेंट एंड प्लेज, PLEDGE। आप जिसे धीरे धीरे सुनेंगे जिस वीडियोस को, वो मैं कंटिन्यू पढ़ाई जा रही हूँ। सेक्शन 148 से 181 बिलमेंट एंड प्लेज का पार्ट है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, और कोशिश कीजिएगा कि ये जिस बात को मैं बॉक्स में बता रही हूँ 2-3 बार पढ़कर इसे याद कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। और बार बार किसी चीज को हम देखते हैं तो याद तो हो ही जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब 181 तक हो गया तो जाहिर सी बात है 182 से 238 नेक्स्ट जो सेक्शन है, और इसके अंदर आपको मालूम है एजेंसी के जितने फंक्शन हैं, एजेंसी लिख लीजिएगा, इजिली आसानी से याद हो जाएगा। 181 के बाद 182 से 238 एजेंसी का पार्ट है। अब सेक्शन 239 बच्चों, सेक्शन 239 से 266, और ये आपका फेवरेट वाला पार्ट आ गया। हम आ गए हैं 239 से 266 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और ये सबका पसंदीदा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बच्चों 148 से 181 बिलमेंट एंड प्लेज, 182 से 238 एजेंसी के फंक्शन है, और सेक्शन 239 से 266 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आपको करना क्या है कि जिस बॉक्स में आपने इसको नोट डाउन किया है, और अगर बॉक्स नहीं भी बनाया है तो कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है तो सुनिए ध्यान से। जो अंतिम में आपने लिखा है सेक्शन 239 टू 266, उसको एक छोटे से सर्कल या डब्बे में डाल देंगे। और उसी तरीके से आपने लिखा होगा 76 से 123 लिखा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसको भी डब्बे में डाल देंगे, क्योंकि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो 1930 में उसकी राहें अलग हो गई। अब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं रहा, उसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से खुद को अलग कर लिया,
और हुआ ऐसा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1930 अब ये अलग से एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, हमें इसे अलग से पढ़ना है। लेकिन शुरू में 1 से 75, 76 से 123 और जितनी भी बातें हमने पढ़ी है वो सब एक थे। लेकिन 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग होकर के इनका सेपरेट लेजिस्लेशन बन गया। बच्चों नेक्स्ट, मैंने अंतिम में आपको बोला था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आपने लिखा है, कितना लिखा था, आई थिंक 239 से 266, 239 से 266, क्योंकि टोटल 266 क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल इतने ही सेक्शन थे और इतने ही सेक्शन थे तो मेरे प्यारे बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया। और अलग कब हुआ, तो ये देखिए ना कितना कम समय का फासला रहा है। 1930 में ये अलग हो गए और 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये सेपरेट लेजिस्लेशन है, सिलेबस का आपका पार्ट भी है, इसको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लॉ में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ये जो सेक्शन है, ये जो हिस्सा है, ये तो पक्का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आएगा। 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल्स ऑफ गुड्स अलग हो गए और ये भाई साहब पार्टनरशिप एक्ट भी जो है अलग हो गए। खैर आपको इस क्लास से अलग नहीं होना है, इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। और बच्चों अब क्या ही बताऊं, डस्टर जो है वो तो गिर गया है, लेकिन इसको हटाती हूँ और आज आपने बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो कि असल में जो है वो बहुत बड़ी बातें हैं, आपने उसको भी सीखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, चाहे आप बीकॉम के हो, सीए के हो, बीबीए के, किस एमबीए के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट स्टडीज के स्टूडेंट हो, आप सभी लोगों के लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। अब जो है बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ेगी और आगे अगर बढ़ती है तो फिर बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और पहला क्वेश्चन जो है आता ही आता है और अगर उसे नहीं लिखेंगे तो हम इसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब कितना जरूरी है आप सोच सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेंगे क्वेश्चंस। और मेरे बच्चों ये कुदरत का कैसा खेल है कि एक ही सवाल है 5 तरीके से लोग पूछ सकते हैं, टीचर जो है वो पूछ सकते हैं एग्जाम के दौरान। और ये जो क्वेश्चन है मजाक मस्ती में नहीं लिखवाया जा रहा है, ये जो भी क्वेश्चन कंटिन्यू लिखवाऊंगी वो एक ही क्वेश्चन है और करके लिखवाया जाएगा और घर में फटाफट अब आंसर बनाना, पढ़ना लिखना शुरू कर देना है। और यकीन मानिए अगर क्लास में जिस क्रिएटिविटी को मैं लेकर आ रही हूँ अगर कॉपी में रहा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है, चौक भी बदलना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा देंगे और शुरू करेंगे ऑल अब आपको गलती आत्मा और परमात्मा सिंह वाली नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को अगर इतने प्यार से समझाने के बाद अगर ऐसे ऐसे लिख लेते हैं और घर में इस क्वेश्चन को जिसको अभी मैं लिखवा रही हूँ 5 बार कॉपी में लिखेंगे, इसी स्टेटमेंट को बार बार जब तक याद नहीं हो जाए। और याद क्यों करना है, क्लास में ऐसा पढ़ाऊंगी कि फिर इसे हम मरते दम तक नहीं भूलने वाले हैं और मरने के कई जन्म ले लेंगे उसके बाद भी नहीं भूलेंगे। All contracts are agreements. S होगा। All contracts are agreements, but
but all agreements are not contract। अब जितने भी बिहारी होंगे, जितने भी दर्शक और जितने प्यारे स्टूडेंट, अब आपको लग रहा होगा तो सब सेम ही बात है मैडम, सब एक ही लग रहा है, बिल्कुल एक नहीं है। और सारे लोग, मेजॉरिटी जितने स्टूडेंट है, इतना ही नहीं, बड़े बड़े प्रोफेसर इस मामले में गलती करते हैं। हमें गलती नहीं करनी है, हमें सीखना है, और एक बार सीख लेंगे तो फिर सिखाने योग्य भी बन जाएंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स but all agreements are not contract। all contracts are agreement but all agreement are not contract। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है और उसके बाद लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, all contracts are agreement but all agreement are not contract। इसी क्वेश्चन में कुछ और भी है, डिस्कस द स्टेटमेंट, इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद आपको लिखना है डिस्कस द स्टेटमेंट्स discuss the statements explaining EXPLAINING डिस्कस द स्टेटमेंट। और कंटिन्यू चैनल से जो भी जुड़ रहे हैं, 1-2 दिनों के अंदर स्पेशलाइजेशन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी HR की और फाइनेंस की। फिलहाल 310 जो है पेपर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स सबके लिए कॉमन है, और सबके लिए कॉमन है तो मैं चाहती थी इसलिए कि कोई बच्चा बुरा ना मान जाए कि मैम आपने इस स्पेशलाइजेशन को पढ़ा दिया है। हम सबके लिए जो है, जितने लोग पढ़ेंगे उसके लिए जरूरी है। डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल। इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल elements of a valid contract। और जो बच्चे क्लासेस कंटिन्यू नहीं देखेंगे उनको कुछ नहीं समझ आने वाला है। All contract are agreement but all agreement are not contract। Discuss the statement explaining the essential elements of a valid contract। VALID कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सवाल हुआ, एक क्वेश्चन हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे बीकॉम में पढ़ेंगे, एमकॉम में पढ़ेंगे, एमबीए में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट स्टडी लॉ में पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, और पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिख लिया बच्चों, उसी क्वेश्चन के नीचे OR और कर देंगे, टाइम लिमिट जो है लगातार घड़ी भी देख रही हूँ और बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन चलिए फिर भी एक्सप्लेन। दूसरा सवाल है एक्सप्लेन द, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट of a valid contract। व्हाइट बोर्ड भी है, मैं मार्कर से भी लिखूंगी बच्चों, लेकिन जिस वक्त इस वीडियो को बनाया जा रहा है लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता,
कि आप इसे पढ़ भी पाते हैं, इसलिए इस तरीके से इस साइड में लिख रही हूँ। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा फुल स्टॉप की जगह पर। ये और है। अब हमें एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो 2 मिनट रुक जाती हूँ। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें चलना है, इसमें फिर से करना है ओ आर और इसमें जो है हम जो है लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही ओ आर और करके लिखना है। गलती से शायद मैंने क्वेश्चन 2 बोल दिया। वो सब जो है एक ही आंसर सबके होंगे, लेकिन बस सवाल थोड़ा बहुत बदल रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंसेस नजर आएंगे। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, define contract, question mark, explain the essential element of a valid contract. Define contract, explain the essential element of a valid contract. बच्चों, हमने इस क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लिया है। आपको और करके 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, सबका आंसर लगभग सेम है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी बातें हैं और सबके समझ के बाहर की चीजें हैं। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब इसे भी हटाने का वक्त आ गया है। अब आप बताइएगा कि आपका जो है ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है, कभी आपने इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वैसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब फिर से और करना है बच्चों, और इन्वर्टेड कॉमा के साथ शुरू करेंगे हम। इन्वर्टेड कॉमा के साथ शुरू करेंगे। एन एग्रीमेंट, AGREEMENT, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल। और अब डरना नहीं है, ये जो शब्द आ गया है, ये जो बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ contract, inverted comma close, an agreement enforceable by law is a contract। जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं सबके आंसर सेम होंगे, लेकिन इस बात की जानकारी अच्छों को नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छों में शामिल हो जाएं। अच्छों में शामिल मतलब अच्छे बन जाएं, वैसे अच्छों में शामिल ना हो जाएं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है। An agreement enforceable by law is a contract, inverted comma close। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में हमें कंटिन्यू करना है, तो मैं इसे हटाऊंगी पर आप लिख लें, ये सेम चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। An agreement enforceable by law is a contract। डिस्कस द डेफिनेशन। तो अभी आपने जिससे सवाल को लिखा है वो डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन किसने दिया है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया है। डिस्कस द डेफिनेशन, discuss the definition and bring out
bring out clearly, CLEARLY, clearly the essential 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 elements of a valid contract, of a valid contract। पहले लिखना है an agreement enforceable by law is a contract, और उसके बाद discuss the definition and bring out clearly the essential elements of a valid contract। तो बच्चों, आज के क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी में वीडियोस आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ दोगुनी मेहनत के साथ आपको वर्क करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, आप कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट जिसके भी स्टूडेंट है, बहुत फायदेमंद है इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्लास में ये जितने सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जब हम समझेंगे कि एक एग्रीमेंट जो है कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और फ्यूचर जितने भी अपडेट आएंगे आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे नहीं किए हैं अब तक तो। और इसके अलावा मैं जो हूँ कंटिन्यू आपके स्पेशलाइजेशन पेपर को भी पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ, हिम्मत जो है, जो सहारा मुझे चाहिए वो सब आप लोग ही देने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी ऐसे स्टूडेंट के पास जानी चाहिए जिसके पास कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जल्दी से जल्दी फटाफट जाइए, अपने दोस्तों को भी बुला लाइए, उन्हें भी पढ़ाइए। और पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये बताने वाली बात नहीं है, खुद महसूस करने वाली चीज है। और फ्यूचर फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो किसके साथ जुड़ना है? तो जोहार मैम चैनल के साथ।